इंडिया में हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियर्स ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 52nd रैंक पर है। एक बच्चा जो 12 साल इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ता है, उसके बावजूद उसे इंग्लिश कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, लेकिन वही बच्चा बाहर से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस करके केवल 1 साल में अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाता है। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ऐसे टॉपिक्स पर हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि इनका कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी है या नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे टॉपिक्स पर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। यहाँ पर क्या है कि बच्चों को स्ट्रीम्स में डिवाइड कर रखा है कि तुम साइंस के हो तो तुम्हें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम केवल और केवल मैथ्स या बायो चूज़ कर सकते हो साइंस के साथ में। अब सोचो, जिस बच्चे को मैथ या बायो में इंटरेस्ट ही ना हो, मतलब उसे ज़बरदस्ती मैथ्स या बायो में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। इट मीन्स वो बच्चा 2 साल एक ऐसे सब्जेक्ट को स्टडी करता है जिसमें कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, जबकि उसका इंटरेस्ट कोई और सब्जेक्ट में था। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने कुछ पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स हाईलाइट कर देते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के बैड कंडीशंस को, जहाँ पर एक बच्चे की इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी को उसके मार्क्स के बेसिस पर मेज़र किया जाता था, जहाँ पर स्किल से ज़्यादा सिलेबस पर काम करवाया जाता था, और जहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। एक सिंपल सेंटेंस में कहूँ तो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट के बजाय रोड लर्निंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। जो बच्चा रट्टा मार मार कर एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाता था उसे ब्रिलियंट माना जाता था कंपैरेटिवली उस बच्चे के जो कि अपने स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करता था। और मार्क्स का ऐसा रूमर फैला हुआ था कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो 90% से अबव मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में लाने ही होंगे। और सोसाइटी की मेंटालिटी कुछ ऐसी हो गई थी कि जो बच्चे फेल हो जाते थे उन्हें तो सोशली एक्सक्लूड ही कर दिया जाता था। और शायद इसी मार्किंग सिस्टम की वजह से एक सर्वे में बताया गया है कि इंडिया में हर दिन 28 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 29 जुलाई 2020 को एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें कि रोड लर्निंग से ज़्यादा बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ताकि बच्चे आगे चलकर रोबोट्स नहीं बल्कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, इनोवेटिव थिंकर और रिसर्चर्स बन सके। अब अभी तक हमारी कंट्री की हिस्ट्री में केवल 3 बार एजुकेशन पॉलिसीज़ लाई गई हैं। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी 1964 में लाई गई थी जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी। उसके बाद 1986 में आई थी जब राजीव गांधी जी थे, और फिर अब आई है 29 जुलाई 2020 को। सो आप देख सकते हैं कि एक लार्ज स्पैन ऑफ ईयर्स, 34 साल बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में लाई गई है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि जो 1964 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो काकोरी कमीशन के रिकमेंडेशन से आई थी। और काकोरी कमीशन ने उस टाइम में क्या किया था कि अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हमें जीडीपी का अराउंड 6% एजुकेशन को अलॉट करना होगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक एवरेज 3% ही जीडीपी का एजुकेशन पर स्पेंड होता है। फिनलैंड कंट्री, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, वो भी अपनी जीडीपी का अराउंड 7% एजुकेशन पर स्पेंड करता है। यही नहीं, बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्री लाइक जिम्बाब्वे, भूटान, साउथ अफ्रीका, ये भी अपनी जीडीपी का 6 to 7% एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस बार NEP 2020 में ओवरऑल जीडीपी का अराउंड 6% एजुकेशन को अलॉट करने की बात की गई है। और साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसे अब रीनेम्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। सो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस है और क्या क्या न्यू थिंग्स ऐड की गई हैं। सबसे पहले जो 10+2 था उसे चेंज कर दिया गया 5+3+3+4 में। अगर 5+3+3+4 क्या है तो आइए जानते हैं। सबसे पहला वाला जो 5 है उसका मतलब है नर्सरी से लेकर के 2nd क्लास तक। अब ये जो 5 साल है इसमें बच्चों को केवल बेसिक नॉलेज ही दी जाएगी, लाइक रीडिंग, स्पेलिंग और चीज़ों को पहचानना सिखाया जाएगा, और इसे फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। अब जो नेक्स्ट 3 है उसका मतलब है 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास तक। तो ये जो 3 साल है इसमें बच्चों को केवल खेल कूद के साथ में पढ़ाया जाएगा, और इसीलिए इसे प्री प्राइमरी स्टेज कहा गया है। एंड देन नेक्स्ट 3 जो है वो है 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक।
तो इसमें बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क के साथ में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लाइक कारपेंटरिंग, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, और साथ ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। और इसमें जो एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो है कि छोटे से ही जो कोडिंग है वो कंपलसरी कर दी जाएगी। अब जो नेक्स्ट 4 है ये 9th to 12th क्लास, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है। इसमें जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि अब स्टूडेंट्स को प्री मेड स्ट्रीम्स का शिकार नहीं होना होगा। मतलब कि अब आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे साइंस के साथ में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी चाहिए तो मैं उन्हें चूज़ कर सकता हूँ। तो सोचिए इससे अच्छी बात क्या होगी। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अब जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स थे लाइक म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, आप इनको एज अ मेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। सो इससे अच्छी बात क्या होगी किसी स्टूडेंट के लिए। और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सो हो सकता है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार हों। सो एक नॉलेज बेस्ड में होगा और एक एप्लीकेशन बेस्ड होगा। और साथ ही जो पेपर का जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव भी होगा और साथ में ऑब्जेक्टिव भी होगा। कॉलेज में मेन स्ट्रीम के साथ में आप कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लाइक फैशन डिज़ाइनिंग भी चूज़ कर सकते हैं। और अब जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है वो 4 साल के होंगे, जिसमें कि जो 4th ईयर है आखिरी वाला साल वो रिसर्च ओरिएंटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो और आपको बस डिग्री चाहिए तो आप 3 साल के बाद में कॉलेज छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको उसमें रिसर्च भी करनी है, रिसर्च फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप 4था साल भी कीजिए। साथ में एक क्रेडिट ट्रांसफ़र पॉलिसी भी ऐड की गई है। इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद में कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कोई और वजह से, तो जब भी आप फ्यूचर में कॉलेज रिकंटिन्यू करते हो तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना होगा, आप सीधा 2nd ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर छोड़ोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जब आप 2nd ईयर छोड़ोगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, जब आप 3rd ईयर से छोड़ते हो तो आपको बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी, और जब आप 4th ईयर में पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको रिसर्च प्लस बैचलर्स की डिग्री दी जाएगी। साथ ही रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए आपको फंडिंग भी मिलेगी NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से, और ये साइंस एंड सोशल साइंस दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। और अभी तक जो प्राइवेट स्कूल या कॉलेज मनचाही फीस ले लेते थे तो वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए और वो अभी इस NEP 2020 में हुआ है, वो ये हुआ है कि अब जो संस्कृत है लैंग्वेज हमारी उसे कंपलसरी कर दिया जाएगा। सो अगर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है तो हमारी कंट्री की एजुकेशन बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और जो हमारी यूथ है वो डिफरेंट फील्ड्स में अपना बेस्ट दे पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो सही में पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। मैं फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं NEP 2020 के रिगार्डिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, अपने रिलेटिव्स के पास में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।